अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हम अपने टॉपिक को आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। चैप्टर नंबर 5 लास्ट टाइम हम लोगों ने बेटा अपना स्टार्ट किया था। इस चैप्टर के अंदर जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है उस टॉपिक का नाम है फ्रेंचाइजिंग। अगर बात की जाए फ्रेंचाइजिंग की तो आज के दौर के अंदर जो बिजनेसमैन है अपने बिजनेस को एक्सपेंड करने के लिए जिसके पास सबसे बड़ा एक टूल है, उस टूल का नाम फ्रेंचाइजिंग है। फ्रेंचाइजिंग में होता ये है कि एक इदारा अपना नाम किसी दूसरे इदारे को सेल आउट कर देता है या किसी दूसरे शख्स को सेल आउट कर देता है, जिसमें फिर उसके पास ये लीगल राइट आ जाता है कि वो उसकी प्रोडक्ट को बनाकर आगे लोगों को सेल आउट कर सकते हैं। आज के दौर के अंदर आप लोग अगर इस चीज को देखें तो जितने भी आपके फास्ट फूड रेस्टोरेंट्स, इवन के एजुकेशन सेक्टर के अंदर भी ये चीज बहुत ज्यादा है। अगर बात की जाए एलाइट स्कूल की, तो ये एलाइट स्कूल का ऑनर है वो खुद तो नहीं हर जगह पे बैठा हुआ। ठीक है, अगर उसकी ऑनर की बात करूँ तो उसके ऑनर के पास तो मेरे ख्याल में शायद स्कूल चलाने का एक्सपीरियंस भी नहीं होगा। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने फ्रेंचाइजे लोगों को दी हुई है कि उनका नाम यूज करके वो वहां पर बैठकर कमाई कर सकते हैं। और जैसे मैंने भी आपको कहा कि फास्ट फूड रेस्टोरेंट्स इसके अंदर वो बहुत सारे हैं। फास्ट फूड रेस्टोरेंट्स के अंदर अगर बात की जाए तो सबवेज के अंदर आप लोगों को आ जाएगा, केएफसी आ जाएगा, मैकडोनल्ड्स आ जाएगा। तो इस तरह के बेशुमार इंस्टीट्यूट्स हैं जो कि अपना नाम आगे लोगों को क्या करते हैं, सेल आउट करते हैं। अब वो बंदा जो किसी इदारे का नाम खरीदता है उसे हम लोग नाम देते हैं फ्रेंचाइजी, और जो बेचता है उसे हम लोग नाम देते हैं फ्रेंचाइजर। अब अगर इनके बात की जाए यहाँ पर, तो मैं जनरल आप लोगों के साथ डिस्कस कर रहा हूँ कि इदारे का नाम सेल आउट करने के अगेंस्ट कुछ ना कुछ बेनिफिट्स होते हैं। अब वो बेनिफिट्स कौन कौन से होते हैं, वन बाय वन उन बेनिफिट्स के ऊपर बात करते हैं। मैं सिंपल से आपको ये बेनिफिट्स थोड़े से समझाऊंगा। सबसे बड़ा बेनिफिट ये होता है कि जब आप किसी इदारे का नाम लेकर उसकी प्रोडक्ट को मार्केट के अंदर सेल आउट कर रहे होते हैं तो उस प्रोडक्ट को आपके लिए बेचना बहुत ज्यादा आसान हो जाता है। दूसरा एडवांटेज आप लोगों को ये होता है कि फिर लोगों को पता होता है कि जो चीज हम लोगों को दी जा रही है उसके बैक पे कोई ना कोई क्वालिटी अगलों के साथ जरूर डिसाइड हुई होगी। क्वालिटी के ऊपर किसी किस्म का कोई कॉम्प्रोमाइज वगैरह नहीं किया जा रहा होगा। इसी चीज की बेस के ऊपर जो है अगले आप लोगों का जो है वो नाम क्या करते हैं, परचेज करते हैं। और अगली मेन चीज इसमें जो आ जाती है वो मेन चीज ये है कि जब हम किसी का नाम लेकर खरीद कर उसके बाद उसकी प्रोडक्ट बनाकर मार्केट के अंदर सेल आउट करते हैं तो इस तरीके की वजह से हमारे जो सेल का वॉल्यूम है ना वो हाई हो जाता है। अब सेल का वॉल्यूम, सारी बात है, जब हाई होगा तो सेल का वॉल्यूम हाई होने की वजह से हमारे प्रॉफिट मार्जिन भी उसके अंदर क्या हो जाते हैं, इंक्रीज हो जाते हैं। लेकिन अगर ऑपोजिट साइड पर हम लोग इसकी बात करें तो ऑपोजिट साइड में एक सबसे बड़ा ड्रॉबैक हमारे पास ये आ जाता है। इस ड्रॉबैक में हम लोगों को, जिससे हमने फ्रेंचाइज ली होती है, हमें उसे कुछ ना कुछ पेमेंट करनी पड़ती है, और जो पेमेंट की जाती है वो अपने नाम के बदले में जो पैसे चार्ज करते हैं जिसे हम लोग रॉयल्टी का नाम देते हैं, नंबर वन। नंबर टू, जो दूसरी सबसे बड़ी रिस्ट्रिक्शन हमारे सामने आ जाती है वो रिस्ट्रिक्शन ये है कि इदारे की तरफ से कोई ना कोई एक पॉलिसी बनाई जाती है, कोई ना कोई एक कंडीशन लगाई जाती है। हमें उन रूल्स एंड रेगुलेशंस को भी फिर वहां पे फॉलो करना पड़ता है। आपने प्रोडक्ट बनाते वक्त अगर आपकी प्रोडक्ट खराब बनी है तो उसमें आपने इंस्टीट्यूट का नाम यूज नहीं करना। अगर आप इंस्टीट्यूट का नाम यूज करेंगे तो देन उसकी वजह से जो है ओवरऑल बैड इम्पैक्ट जाता है। इसीलिए फिर वो इदारे करते क्या है कि अगर उनकी प्रोडक्ट के अंदर किसी किस्म की कोई खराबी वगैरह भी आ जाए, कोई उनसे मिस्टेक भी हो जाए, तो वो अपने कस्टमर को सेटिस्फाई करने के लिए उनके पास जो आज के दौर में टूल है वो कहते हैं सर सॉरी हमारी गलती है, हम आपको ये रिप्लेस अभी के अभी कर देते हैं, हम आपको ये चीज नई अभी के अभी लाकर जो है वो दे देते हैं। जैसे फास्ट फूड रेस्टोरेंट्स के अंदर होता है कि अगर उनके कोई भी कंप्लेन आ जाए तो वो अगला उसी वक्त बगैर कोई बहस किए आपकी उस चीज को क्या करता है, वहां पर रिप्लेस कर देता है। क्यों? क्योंकि हेड ऑफिस खुद उसके अंदर वहां पर इन्वॉल्व हुआ होता है। नेक्स्ट हमारे पास आता है जिसका नाम है फॉर्म ऑफ प्राइवेट बिजनेस ओनरशिप। अगर बात की जाए ओनरशिप के पॉइंट ऑफ व्यू से तो बेटा इस वक्त पूरी दुनिया के अंदर हमारे सामने तीन तरह के मेन बिजनेसेस हैं। एक हमारे पास आता है जिसका नाम है सोल प्रोप्राइटरशिप, जिसे सोल ट्रेडरशिप भी कहा जाता है, इसे सोल ओनरशिप भी कहा जाता है। सेकंड हमारे पास आता है जिसका नाम है पार्टनरशिप, और थर्ड हमारे पास आता है जिसका नाम है कॉरपोरेशन। इसका दूसरा नाम अगर आसान अल्फाजों में इसको बताऊं तो आसान अल्फाजों में हम इसे जॉइंट स्टॉक कंपनी का नाम भी देते हैं, क्योंकि इन कॉर्पोरेशन या सॉरी कॉर्पोरेशन का जो वर्ड है ये ज्यादातर इस्तेमाल किया जाता है अमेरिका के अंदर, तो इससे हमारे से उन्होंने यहाँ पे ये वर्ड यूज किया हुआ है, क्योंकि हम जो बुक भी पढ़ रहे हैं वो अमेरिकन कल्चर के ऊपर ही है। अच्छा, वन बाय वन इनके ऊपर बात करते हैं। सोल प्रोप्राइटरशिप ऐसे बिजनेस को कहा जाता है जिस बिजनेस के अंदर सिर्फ और सिर्फ एक मालिक हो। वो एक मालिक ही बिजनेस के अंदर पैसा इन्वेस्ट करेगा,
वो एक मालिक ही अपने आइडिया के साथ उस बिजनेस को रन करेगा, वो एक मालिक ही बिजनेस के सेटअप को देखते हुए उसके साइज को इंक्रीज करेगा, उसके अंदर नंबर ऑफ एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटीज वगैरह फराहम करेगा। इन शॉर्ट के उस बिजनेस के अंदर जितने भी मामला होंगे वो सारे के सारे मामला उसी एक अकेले शख्स ने देखने होंगे। इवन कि अगर सामान भी खरीद के लेकर आना था वो खुद जाएगा खरीद के लेकर आएगा, और सामान जब बेचने की बात आती है क्योंकि मालिक एक है उसके अंदर एक ही बंदा इसके अंदर होगा, तो फिर वही बैठेगा और वही उस सामान को वहां पर क्या करेगा, सेल आउट करेगा। सेकंड टाइप ऑफ बिजनेस के ऊपर जाने से पहले इस बिजनेस की एक सबसे बड़ी खूबी आपको बता दूं, इस वक्त पूरी दुनिया में मोर देन 70% ये बिजनेस किया जा रहा है। मोर देन सबसे ज्यादा बिजनेस ये किया जाता है। रीजन क्या है कि वो तमाम लोग जो किसी के अंडर काम करना पसंद नहीं करते। रीजन क्या है, हमारे यहाँ पर जब हम किसी के अंडर काम कर रहे होते हैं तो कुछ सेक्टर्स ऐसे हैं जहां पर मालिक अपने इख्तियारात का मिस यूज करता है। लाइक वो अपने एम्प्लॉय के साथ ऐसा एटीट्यूड रखता है कि जिसकी वजह से उसका एम्प्लॉय महीने 2 महीने या मैक्सिमम साल सवा साल के बाद उसको वहां से क्विट करके वो चला जाता है। तो फिर ऐसे लोगों के लिए जो बिजनेस है वो बिजनेस हमारे पास सोल प्रोप्राइटरशिप का बिजनेस आता है। इस बिजनेस को स्टार्ट करते वक्त इस बिजनेस में किसी किस्म की रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं है, कहीं से भी आपको इजाजत लेने की जरूरत नहीं है। आप इसको कहीं पर भी जो है बिजनेस को स्टार्ट जब चाहे कर सकते हैं, जब चाहे आप इसको एंड भी कर सकते हैं। इस बिजनेस में फ्रीडम ऑफ चॉइस आप लोगों के पास होती है, जिस तरह का काम आप करना चाहते हैं आप कर सकते हैं। लेकिन अब इसमें एक जो मेन चीज है वो मेन चीज आप लोगों के साथ यहाँ पर डिस्कस कर लूं कि ये जो बिजनेस किया जाता है, इस बिजनेस के अगर एग्जांपल्स की बात की जाए तो आप लोगों के घरों के पास जो हेयर सलून्स हैं, आप लोगों के घरों के पास जो रिटेल शॉप्स हैं, आप लोगों के घरों के पास जो छोटे छोटे स्टोर्स बने हुए हैं जहाँ पे सिर्फ एक बंदा पूरा दिन बैठा रहता है, तो वो सारी की सारी इसकी एग्जांपल है। इवन के एक फल बेचने वाला जो शख्स जो पूरा दिन साइकिल के ऊपर या रेडी के ऊपर फल बेचते हैं, वो सारे के सारे लोग जो है वो इसकी एग्जांपल है। अब जारी बात है, एक बिजनेस है, एक बंदे की सोच, एक बंदे का पैसा, सब कुछ महदूद होता है। वो एक इस हद तक इतना भी पैसा नहीं बिजनेस के अंदर लगा सकता कि हर काम वो उसके मदद से कर सकता हो। तो फिर लोगों ने कहा कि यार एक बंदा है, कितने उसकी सोच हो सकती है, बीमार भी हो सकता है, कोई ऐसा बिजनेस हो जिसमें थोड़ी सी रिलैक्सेशन आए। तो फिर सेकंड टाइप ऑफ बिजनेस हमारे पास आती है जिसका नाम है पार्टनरशिप। पार्टनरशिप की अगर बात करूं तो पार्टनरशिप जो है ऐसे कानून ऐसा बिजनेस है जिसके अंदर कम से कम 2 और ज्यादा से ज्यादा जो है वो आप लोगों के 20 लोग जो है वो इन्वॉल्व होते हैं। पार्टनरशिप की अगर डेफिनेशन की बात करूं तो इसकी डेफिनेशन में कहता है पार्टनरशिप इज अ रिलेशन बिटवीन पर्संस। कहता है पार्टनरशिप लोगों के दरमियान एक रिश्तेदारी का नाम है। हु हैव एग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट ऑफ द बिजनेस, जो रजामंद है अपने बिजनेस के प्रॉफिट को तकसीम करने के लिए। कैरिड बाय ऑल, या तो सारे के सारे जितने भी मालिक है उसके अंदर, जैसे मैंने भी बताया कम से कम 2 ज्यादा से ज्यादा 20 हैं, या तो वो सारे के सारे उस कारोबार को चला लें, और एनी वन ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल, या फिर उनमें से कोई एक बंदा एट अ टाइम उस बिजनेस के ऊपर बैठ के उसको रन लाजमी कर रहा हो। ये सारी की सारी पार्टनरशिप की डेफिनेशन है। अब पार्टनरशिप को बनाने के लिए पाकिस्तान के अंदर जो है वो कानून है, उस कानून के मुताबिक पार्टनरशिप के बिजनेस को स्टार्ट किया जाता है। पार्टनरशिप के लिए जो कानून जो पुराना यूज हो रहा था वो 1932 था, जिसको इस 2019 में आकर चेंज किया गया, जिसको नया नाम अब उन्होंने दिया पार्टनरशिप एक्ट 2017 का उन्होंने नाम दिया कि 2017 में पार्टनरशिप के अंदर कुछ अमेंडमेंट की गई, लेकिन अभी तक स्टिल इसकी जो डेफिनेशन है वो डेफिनेशन आप लोगों की सेम है, डेफिनेशन में कोई चेंज नहीं है। हाँ, पार्टनरशिप के अंदर जो एक अगली चीज है, इसमें जितने भी डिसीजंस होते हैं वो सारे के सारे डिसीजंस म्यूचुअल होते हैं। इसमें कोई एक बंदा नहीं है, क्योंकि लोग एक से ज्यादा है तो हर बंदा फिर इसके अंदर कैपिटल लगाता है, इसमें हर बंदे का पैसा लगा होगा, हर बंदा जो है यहाँ पर एफर्ट करेगा। इसीलिए यहाँ पर अगर हम कंपेयर करें तो सोल प्रोप्राइटरशिप की निस्बत जो है इस बिजनेस के अंदर हमारे पास कैपिटल जो है वो ज्यादा है। अब इसमें दोनों में अगर हम इन दोनों पॉइंट्स में डिफरेंस लें तो डिफरेंस ये है कि सोल प्रोप्राइटरशिप में मालिक जितने भी पैसे बिजनेस में कमा रहा था वो 100 के 100% मालिक को मिल रहे थे, लेकिन पार्टनरशिप में वो जितने भी पैसे कमाएगा वो सारे के सारे पैसे उस एक अकेले मालिक के नहीं है, बल्कि उस बिजनेस में काम करने वाले हर बंदे के हैं। वो हर बंदा अपना हिस्सा जो है वो उसके अंदर से वहां पर क्या करेगा, चार्ज करेगा। और लास्ट हमारे पास जो टाइप आती है जिसका नाम है कॉर्पोरेशन, जिसे मैंने कहा जॉइंट स्टॉक कंपनी का भी नाम दिया जाता है। बेसिकली टाइप ऑफ बिजनेस में सबसे बड़ा जो बिजनेस इस वक्त किया जाता है उस बिजनेस का नाम जॉइंट स्टॉक कंपनी कहलाता है, जिसे हम कॉर्पोरेशन का नाम देते हैं।
कॉरपोरेशन की अगर बात करूं तो इसका जो पुराना कानून पाकिस्तान के अंदर यूज किया जाता था वो था कंपनीज ऑर्डिनेंस 1984, 1984 का कानून इस्तेमाल किया जाता था, जिसको अगेन इस बार उन्होंने 2019 में आकर चेंज किया और 2019 में उन्होंने इसका नाम कर दिया कंपनीज एक्ट 2017। इसको भी 2017 का उन्होंने कानून का जो है वो नाम दे दिया। अब अगर इसकी बात की जाए डेफिनेशन की, तो डेफिनेशन जो आपके सामने लिखी है पहले वो बता देता हूं, उसके बाद फिर इसके अंदर फर्दर डिटेल में चलते हैं। कहते हैं डेफिनेशन में कहता है अ लीगल ऑर्गेनाइजेशन, कहते हैं कि ये एक कानूनी तंजीम होगी। कहता है विद एसेट्स एंड लायबिलिटीज, अगर हम उसके बात करें उसके असासाजात और उसकी जिम्मेदारियों की, एसेट्स असासाजात को बेटा कहा जाता है और लायबिलिटीज वाजिबात को कहा जाता है, जिसे आसान अल्फाज में हम जिम्मेदारियां भी कहते हैं। कहता है सेपरेट फ्रॉम द एसेट्स एंड लायबिलिटीज ऑफ इट्स ओनर, इसमें मालिक अलग है, मालिक के एसेट्स लायबिलिटीज अलग हैं और बिजनेस के एसेट्स और लायबिलिटीज अलग है। अब ये जुमला कहने के पीछे रीजन ये थी कि जो सोल प्रोप्राइटरशिप और पार्टनरशिप का बिजनेस है, इन दोनों बिजनेसेस के अंदर अगर बिजनेस में कोई भी लॉस हो जाए तो उस लॉस को पे करने के लिए, उसके खर्चे को पूरा करने के लिए मालिक को अगर अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी सेल आउट करनी पड़ती थी तो वो कर कर आके उस लॉस को पूरा करता था। लेकिन कंपनी के अंदर ये चीज नहीं है। कंपनी के अंदर मालिक का जो बिजनेस है उसका बिजनेस के साथ अगर बात करें एसेट्स और लायबिलिटीज के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। अगर मालिक ने जितना पैसा लगाया मालिक सिर्फ उस हद तक जिम्मेदार होता है, मालिक को वहां पे किसी भी किस्म के लॉस को पे करने के लिए अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी को सेल आउट करने की जरूरत नहीं है। सबसे बड़ी टाइप ऑफ बिजनेस इस वक्त जो है वो जॉइंट स्टॉक कंपनी की है। इसकी कानून के अंदर ये बात लिखी हुई है कि इस बिजनेस को करने के लिए कम से कम 7 और ज्यादा से ज्यादा लोगों की कोई हद नहीं है, जितने मर्जी लोग जो है वो इसके अंदर हो सकते हैं। अभी आगे चलकर मैं इसके ऊपर थोड़ी सी डिटेल में जरा बात करूंगा कि इसके अंदर और मजीद हमारे पास एडवांटेजेस कौन कौन से आते हैं। अगर बात की जाए इसी में एक दो एडवांटेजेस के और मजीद ऐड करूं तो एज कंपेयर टू सोल प्रोप्राइटरशिप और पार्टनरशिप, जो कॉर्पोरेशन है इसके अंदर कैपिटल बहुत ही ज्यादा होता है, इसको बहुत बड़े पैमाने के ऊपर इस बिजनेस को किया जाता है। लेकिन इस बिजनेस को स्टार्ट करना इतना इजी भी नहीं होता है, इसके पीछे एक लीगल प्रोसीजर आपको पूरे का पूरा फॉलो करना पड़ता है। उस प्रोसीजर के मुताबिक आपका ये बिजनेस स्टार्ट होता है, डायरेक्ट आप इसको स्टार्ट नहीं कर सकते, ये कोई एक आधे दिन के अंदर बिजनेस स्टार्ट नहीं किया जा सकता। और अगले नंबर पर अगर बात की जाए तो हमारे पास फिर आ जाता है जिसको हम लोग नाम देते हैं नॉट फॉर प्रॉफिट कॉर्पोरेशन। आज के दौर में कई ऐसे इंस्टीट्यूट्स यहाँ पर ओपन हुए हैं जिनका बुनियादी मकसद जो है वो नफा कमाना नहीं है, बल्कि उनका बुनियादी मकसद उस जगह के लिए होता है जिस जगह पर ये बनाए जाते हैं इंस्टीट्यूट, या उस मुल्क के लिए जिस मुल्क में ये बनाए जाते हैं उनकी फलाह बहबूद के लिए जो है ये बनाए जाते हैं, ताकि वो मुल्क या वो जगह जहां पर ये बनाए गए हैं वो तरक्की कर सकें। तो ऐसे इदारे जिनका बुनियादी मकसद नफा कमाना ना हो उन्हें हम लोग नाम देते हैं वो नॉट फॉर प्रॉफिट कॉर्पोरेशन कहलाती हैं। सेकंड जो हमारे पास आता है अगले नंबर पे कहता है पब्लिक एंड कलेक्टिव ओनरशिप ऑफ बिजनेस। अगर हम बात करें पब्लिक और कलेक्टिव ओनरशिप बिजनेस की तो 2 पॉइंट्स है इसके अंदर। सबसे पहले नंबर पे आता है जी पब्लिक ओनरशिप। पब्लिक ओनरशिप से मुराद है, अगर आप देखें जो ब्रैकेट में लिखा हुआ है गवर्नमेंट के बारे में से यहाँ पर बात की हुई है, तो इसकी डेफिनेशन को मैं इसके अंदर से रीड भी कर देता हूँ। कहता है अ गवर्नमेंट यूनिट और एजेंसी ऑन्स एंड प्राइवेट एंड ऑर्गेनाइजेशन। कहता है कि अगर एक ऐसा इदारा जिसको आपकी गवर्नमेंट जो है वो लेकर चल रही हो, उस इदारे को हम लोग जो है यहाँ पर नाम देते हैं गवर्नमेंट ओनरशिप का। यानी कि उसकी जो ओनरशिप होगी, उसके जो मामलात होंगे ना, वो मामलात वहां पर आपकी गवर्नमेंट भी देख रही होगी। लेकिन अगर टाइप पर हम लोग बात करें जिसका नाम है जी कलेक्टिव ओनरशिप, तो कलेक्टिव ओनरशिप में क्या होगा, इसमें एक नहीं होगा बल्कि इसमें एक से ज्यादा मालिक होंगे और उन सब की रजामंदी जो है वो इसके अंदर क्या की जाती है, यहाँ पर शामिल कर ली जाती है, जिसे हम लोग यहाँ पर नाम देते हैं कलेक्टिव ओनरशिप का। तो कलेक्टिव ओनरशिप के अंदर एक नहीं बल्कि बेटा एक से ज्यादा जो है वो यहाँ पर आप लोगों के जो है वो ओनर्स होते हैं। अगर इसकी आसान से आसान तरीके से जो है वो यहाँ पे वजाहत करूं तो इसमें यही कहा जाएगा, कहता है कलेक्टिव ओनरशिप होती है इसके अंदर, यानी कि इसमें जितने भी होते हैं मिलजुल कर फैसले किए जाते हैं, इसमें किसी एक बंदे का फैसला नहीं होता, ठीक है। और जो भी फैसला इसके अंदर किया जाता है, अगर जैसे आपके सामने यहाँ पे लिखा हुआ है, कहता है द ओनर वर्क टूगेदर, इसमें मालिक क्या होंगे, हमेशा इकट्ठे काम करेंगे, टू सेपरेट ऑल, और इसमें अगले नंबर में से लिखा हुआ है, कहता है टू सेपरेट ऑल, और बाकी से वो बिल्कुल मुख्तलिफ होंगे, और पार्ट ऑफ द एक्टिविटी इन देयर फॉर्म और इंडस्ट्री, और वो अपने अपने हिस्से पे रहते हुए वहां पर क्या कर रहे होंगे, वो काम कर रहे होंगे, जो जो उनको टास्क दिए जाएंगे वो अपने अपने टास्क के ऊपर बैठ के वहां पर काम कर रहे होंगे।
अगर हम यहाँ पर थोड़ी सी बात करें बिजनेस को स्टार्ट करने की, तो इन कॉर्पोरेशन जो आप लोगों की होती हैं, जो कंपनी का बिजनेस है, इसको स्टार्ट करना इतना आसान काम नहीं होता। सबसे पहले नंबर के ऊपर जो बिजनेस आप करने जा रहे हैं, आपने उस बिजनेस का नाम डिसाइड करना होता है कि उसका नाम क्या होगा। नंबर वन, इस नाम को डिसाइड करते वक्त इस चीज का ख्याल रखना बहुत ज्यादा जरूरी है कि जो नाम है वो किसी का कॉपी नहीं होना चाहिए, आज से पहले वो नाम ना किसी ने यूज किया हो। नंबर वन। नंबर टू, आप लोगों का फिर मेन ऑफिस कहाँ पर होगा, बिजनेस करने के लिए आप लोगों को कितना पैसा जो है वो रिक्वायर्ड होगा, आप लोगों के बिजनेस जो आप लोग कर रहे हैं उस बिजनेस के पीछे आपका मकसद क्या है, क्या आप लोग पैसा कमाने के लिए आए हैं या आप वेलफेयर के लिए जो है वो मार्केट के अंदर आ रहे हैं। उसके बाद नेक्स्ट, आप लोगों का अगर बिजनेस एक्सपेंड करते हैं तो आप लोगों की जो ब्रांचेस हैं वो कहाँ पर होंगी, आप लोगों के जो रूल्स एंड रेगुलेशन, जो प्रोडक्ट आप लोग बना रहे हैं उस प्रोडक्ट से रिलेटेड गवर्नमेंट की तरफ से रूल्स एंड रेगुलेशंस की हैं। क्योंकि जब हम बात करते हैं कंपनी लेवल की, तो कंपनी लेवल के अंदर बिजनेस के अंदर डिफरेंट किस्म की रिस्ट्रिक्शंस होती हैं बिजनेस को लेकर। लाइक अगर मैं कहूँ कि मैंने मेडिसिन का बिजनेस जो है वो स्टार्ट करना है, तो हर बंदे को मेडिसिन का बिजनेस जो है वो स्टार्ट करने की इजाजत नहीं होती, उसके लिए गवर्नमेंट जो है उसके रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करना पड़ता है। इसी तरीके के साथ अगर कोई मैं प्रोडक्ट बना रहा हूँ खाने पीने वाली, तो उससे रिलेटेड उसकी क्वालिटी को देखा जाता है। तो ये तमाम की तमाम चीजें जो है वो इसके अंदर यहाँ पर क्या की जाती हैं, इन्वॉल्व की जाती हैं। उसके बाद फिर आपके जो डायरेक्टर्स होते हैं उनके बयान हल्फी लिए जाते हैं। इसी तरीके के साथ फिर आपके बिजनेस को जो है वो क्या किया जाता है, उसको रजिस्टर्ड करवाया जाता है, उसके शेयर्स फिर मार्केट के अंदर, क्योंकि जहां पे जब आप जो कंपनी के अंदर मालिक बनना चाहते हैं, तो मालिक बनने के लिए आपको यहाँ पर इनके शेयर्स खरीदने पड़ते हैं। तो फिर इनके शेयर्स जो है वो आप लोगों को खरीदने पड़ेंगे। तो कितने शेयर्स जो है वो आप लोगों को रजिस्ट्रार की तरफ से इजाजत मिली थी इशू करने की, और आपने कितने शेयर्स इशू किए। कहीं ऐसा तो नहीं कि जितने शेयर्स आपको इशू करने की इजाजत मिली थी आपने उससे ज्यादा के जो है वो शेयर्स यहाँ पर क्या कर दिए, मार्केट के अंदर सेल आउट कर दिए। तो ये सारी की सारी चीजें जो है वो इसके अंदर यहाँ पर क्या की जाती हैं, चेक की जाती हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो पॉइंट आता है वो पॉइंट है कॉर्पोरेट मैनेजमेंट। अगर इसकी मैनेजमेंट की बात की जाए, तो बिजनेस को जब रन किया जाता है, जब स्टार्ट किया जाता है, तो स्टार्ट करते वक्त सबसे पहले नंबर के ऊपर इसके अंदर बेटा शेयर होल्डर्स होते हैं। शेयर होल्डर्स बेसिकली कंपनी के ओनर्स को कहा जाता है। वो तमाम लोग जो कंपनी की ओनरशिप का सर्टिफिकेट परचेज करते हैं, ओनरशिप का सर्टिफिकेट जिसे हम लोग शेयर का नाम देते हैं, उन्हें हम लोग यहाँ पर नाम देते हैं शेयर होल्डर का। बेसिकली होता ही है कि कंपनी का जो कैपिटल है ना वो बहुत ज्यादा होता है, तो सारे का सारा कैपिटल किसी एक बंदे ने नहीं खरीदना होता, या सारे का सारा सरमाया किसी एक बंदे ने नहीं लगाना होता। तो कंपनी अपने सरमाए को छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड कर लेती है, हर छोटे हिस्से को हम लोग शेयर का नाम देते हैं, और वो लोग जो उसको खरीदते हैं उन्हें हम लोग शेयर होल्डर्स का कहते हैं। अब जो शेयर्स खरीदे जाते हैं वो दो तरह के होते हैं, एक हमारे पास होते हैं प्रेफर्ड शेयर्स और दूसरे होते हैं कॉमन शेयर। अब प्रेफर्ड शेयर की अगर बात की जाए, तो प्रेफर्ड शेयर ऐसे शेयर्स होते हैं जिनको जारी करते वक्त कंपनी उन शेयर होल्डर्स को ये गारंटी देती है कि जनाब कंपनी आपको प्रॉफिट लाजमी देगी। इसके अंदर ये कंडीशन होती है इसकी कि कंपनी आप लोगों को हर हाल में प्रॉफिट देगी, चाहे कंपनी को प्रॉफिट हो या ना हो। यानी कि कंपनी को इस बार प्रॉफिट ज्यादा हुआ है या कम हुआ है, इनके लिए जो प्रॉफिट की परसेंटेज होती है वो फिक्स होती है। लेकिन अगर बात की जाए कॉमन की, तो कॉमन वालों के लिए इस तरह का कोई असूल नहीं होता। कंपनी को अगर प्रॉफिट हुआ, कंपनी अपने प्रॉफिट में से इनको कुछ हिस्सा देना चाहती है तो दे, नहीं देना चाहती तो बेशक ना दे। और अगर हिस्सा देना है, ज्यादा देना चाहती है ज्यादा दे दे, कम देना चाहती है कम दे दे, इसके ऊपर किसी किस्म की कोई कंडीशन अप्लाई नहीं होती। लेकिन प्रेफर्ड में ये चीजें पहले क्या की जाती हैं, डिसाइड की जाती हैं। अब यही रीजन है कि जो प्रेफर्ड शेयर होते हैं ना वो थोड़े से जरा कॉस्टली होते हैं, और जो कॉमन शेयर होते हैं वो इकोनॉमिकल होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है जिसका नाम है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। उसके बाद जब शेयर होल्डर्स आ जाते हैं, तो फिर शेयर होल्डर्स में से ही हम क्या करते हैं, कुछ लोगों को कंपनी चलाने के लिए सिलेक्ट कर लेते हैं कि जनाब आप लोग कंपनी के बिजनेस को क्या करें, रन करें। अब हर बंदे को कंपनी का बिजनेस चलाने के लिए हम लोग सिलेक्ट नहीं कर सकते। इसके लिए कंपनी ने किया ये बेसिकली जाता है कि वो तमाम लोग जो एज ए डायरेक्टर के तौर पर काम करना चाहते हैं, हम उनके लिए एक स्पेसिफिक नंबर ऑफ शेयर्स जो है वो अनाउंस करते हैं। अब हर बंदा अगर कहेगा जी मुझे भी डायरेक्टर बना दे, मुझे भी डायरेक्टर बना दे, पता चले जिंदगी में कभी उन्होंने कोई काम ही नहीं किया, वो पढ़े लिखे लोग ही नहीं है, तो फिर वो बिजनेस को कैसे लेकर चल सकते हैं। इसीलिए यहाँ पर डायरेक्टर बनने के लिए स्पेसिफिक नंबर ऑफ शेयर्स जो है वो आपको खरीदने पड़ते हैं। जब आप वो शेयर्स खरीद लेते हैं, तो फिर आप लोगों से जो है वो एक बयान हल्फी लिया जाता है, देन उसके बाद आपको बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बना दिया जाता है। क्योंकि इसमें आप लोगों की एक बार राय भी लेनी होती है। कभी आप अपनी मर्जी से बनने, हम आपको मजबूरी में नहीं बना रहे, आप लोग अगर ये शेयर्स खरीदना चाहते हैं खरीद लें, और आप इसके बाद डायरेक्टर्स बन सकते हैं।
नेक्स्ट आ जाते हैं हमारे पास कॉर्पोरेट ऑफिसर्स एंड मैनेजर्स। उसके बाद फिर जारी बात है कंपनी का बिजनेस आगे रन होना शुरू हो जाता है। रन करने के लिए आप लोगों को मजीद आगे से लोग वगैरह रिक्वायर्ड होते हैं, फिर आप उसके अंदर मुख्तलिफ किस्म की सीटों के ऊपर मुख्तलिफ किस्म के लोग जो है बंदे जो है उनको हायर करते हैं, जिनमें आपके मैनेजर्स आ जाते हैं, जिनमें आपका अदर स्टाफ जो है वो क्या हो जाता है, इन्वॉल्व हो जाता है। और आखिर में हमारे पास जो आ जाती है कहते हैं मर्जर एंड एक्विजिशन। ये दो पॉइंट्स हैं जिनको आज हम लोगों ने यहाँ पर जो है वो क्या करना है, क्लियर करना है। सबसे पहले नंबर पे हमारे पास जो पॉइंट आता है जिसका नाम है मर्जर। मर्जर के बारे में कहता है एग्रीमेंट इन विच टू और मोर फर्म कंबाइन टू फॉर्म वन कंपनी। मर्जर में क्या होता है, दो या दो से ज्यादा इदारे आपस में, कंपनी लेवल के इदारे आपस में मिल जाते हैं और मिलकर किसी एक नाम से वो क्या करते हैं, बिजनेस को रन करना शुरू कर देते हैं। और इस तरह का जो बिजनेस होता है उसे हम लोग यहाँ पर नाम क्या देते हैं, मर्जर का नाम देते हैं। अगर मर्जर की बात की जाए तो पाकिस्तान में पिछले 2 सालों में काफी सारे यहाँ पर मर्जर हुए। उन मर्जर में बेशुमार हमारे पास एग्जांपल्स है, लाइक जैसे सबसे पहले एग्जांपल मैं आपको इसकी अगर शॉर्टकट एग्जांपल दूं तो आज से काफी अर्सा पहले आप लोगों की पोलका एक आइसक्रीम मार्केट के अंदर आया करती थी। अब वो आइसक्रीम मार्केट के अंदर नहीं आती। रीजन क्या है कि जिस वक्त पोलका थी मार्केट के अंदर तो उस वक्त उसका कंपेटिटर एक ही था मार्केट में, यमी वाले। उस दौरान अचानक जिस वक्त मार्केट के अंदर वॉल्स वाले इन हुए तो वॉल्स वालों के सामने ये दोनों की दोनों कंपनियां बेबस रह गई, क्योंकि वॉल्स ने नए फ्लेवर नए टेस्ट के साथ जो है और इकोनॉमिकल प्राइस के ऊपर आइसक्रीम को इंट्रोड्यूस करवाया और सारी की सारी मार्केट को उसने वहां पर क्या कर लिया, कैप्चर कर लिया। तो उस वक्त फिर पोलका वालों ने अपने तमाम के तमाम बिजनेसेस की जो चीजें थी वो सारी की सारी क्या की, इनके साथ कंबाइन कर ली, इनके साथ मर्ज हो गए, जिसे हम लोग यहाँ पर नाम देते हैं मर्जर का। मर्जर में क्या होता है, दो या दो से ज्यादा ऑर्गेनाइजेशन आपस में मिलकर एक इदारे का नाम यूज करते हुए अपने बिजनेस को रन करते हैं। अगले नंबर पे हमारे पास आ जाता है एक्विजिशन। एक्विजिशन में क्या होता है, इसमें एक इदारा दूसरे इदारे को जो है वो क्या करता है, खरीद लेते हैं। जब उस इदारे को खरीद लेता है तो फिर उस इदारे का नाम क्या हो जाता है, वहां से खत्म हो जाता है। इसमें एक इदारा दूसरे इदारे को खरीद लेगा, इसमें वो बाद में सेपरेट नहीं हो सकते। अगर अब यहाँ पर इसकी थोड़ी सी एग्जांपल को कंपेयर करूं तो जैसे पाकिस्तान के अंदर उबर और क्रीम दोनों आपस में क्या हो गई, वो एक्विजिशन हुई है बेसिकली। उबर ने वहां पर क्या किया है, क्रीम को परचेज कर लिया। सेम इसी तरीके के साथ जैज ने वारिद को क्या किया, परचेज कर लिया। तो ये एक्विजिशन है जिसमें एक इदारा दूसरे इदारे को क्या करता है, खरीद लेता है। और आखिर में हमारे पास जो टाइप आती है उस टाइप का नाम है विद द नेम ऑफ जॉइंट वेंचर। अगर आप जॉइंट वेंचर की बात की जाए तो जॉइंट वेंचर क्या होता है, बेसिकली पार्टनरशिप होती है आप लोगों की बिटवीन कंपनीज। अगर कंपनीज के दरमियान हम लोग क्या कर लें, पार्टनरशिप कर लें फॉर अ स्पेसिफिक एक्टिविटी के भी एक खास काम है वो हम लोग आपस में मिलकर करेंगे तो हम लोगों को उसमें ज्यादा फायदा है। लेकिन अगर अलग अलग हम उस काम को करने के लिए जाएंगे तो हमें उसके अंदर नुकसान होगा, तो उसे हम लोग यहाँ पर नाम देते हैं कि वो आपका क्या कहलाता है, जॉइंट वेंचर कहलाता है। जॉइंट वेंचर में दो इदारे आपस में मिलेंगे फॉर अ स्पेसिफिक टाइम, एक खास टाइम तक वो आपस में मिले रहेंगे। उस टाइम के बाद वो अगेन आपस में एक दूसरे से क्या हो जाती है, सेपरेट हो जाते हैं। जैसे सोनी एरिक्सन मोबाइल पाकिस्तान के अंदर बहुत ज्यादा सेल आउट होता रहा और ये दो अलग अलग कंपनी थी, सोनी एक अलग कंपनी है, एरिक्सन एक अलग कंपनी है। 10 12 साल तक इनका ये एग्रीमेंट रहा था जिसमें इन्होंने मोबाइल वगैरह बनाकर मार्केट के अंदर सेल आउट किया। उसके बाद जैसे ही इन्होंने अपने आप का टाइम टर्न्योर पूरा किया जो इनके दरमियान एग्रीमेंट था, तो सोनी वाले अलग हो गए और एरिक्सन वाले अलग हो गए। इस वक्त अब मार्केट के अंदर सोनी एरिक्सन दोनों के कंबाइन नाम से आपको मोबाइल जो है वो नहीं मिलेगा। अगर मिलेगा तो वो पुराने वाला मिलेगा, नया मोबाइल इस वक्त मार्केट के अंदर अवेलेबल भी नहीं है। यहाँ पे आके हमारा